हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव। आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग डिस्कशन करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10, जो आपके घटना चक्र पूर्वालोकन जो सीरीज की वॉल्यूम आती है 2023 का लेटेस्ट एडिशन, जो 8 वॉल्यूम में आती है। उसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स की क्लासेस कर रहे हैं, जो आपके आगामी परीक्षा यूपी पीसीएस 2024 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। और ऐसा इसलिए मैं कह सकता हूं क्योंकि अभी आपका आरओ का एग्जाम हुआ 11 फरवरी को, जो कि पेपर लीक भी हो गया। उसमें आप देखोगे हमारे पूरे घटना चक्र शॉर्ट नोट्स, जिसमें आपका ज्योग्राफी हो गया, दोनों हिस्ट्री हो गई, सभी साइंस तीनों हो गई, एनवायरमेंट, पॉलिटी, इन सभी में टोटल मिला के 55 से भी अधिक बिल्कुल लाइन टू लाइन सेम टू सेम वही प्रश्न पूछे गए हैं। क्योंकि ये घटना चक्र की इंपॉर्टेंस थी जो हमने शॉर्ट नोट्स तैयार किए। इसकी प्रमाणिक वीडियो भी मैंने बनाई है ताकि लोगों को ये न लगे कि मैं केवल हवा में बात कर रहा हूँ। उस प्रमाणित वीडियो को आप देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे एक डिस्कशन मतलब कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा रखा है कि आरओ में 55 प्लस प्रश्न कैसे आए थे यहाँ से, तो आप उसे भी देख सकते हो। और इसी प्रकार के अदर शॉर्ट नोट्स की भी आप हमारे प्लेटफॉर्म पे क्लास देख सकते हो, जिसमें पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, बायोलॉजी, एनवायरमेंट, ये सब कंप्लीट हो चुकी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस भी चल रही हैं और मॉडर्न हिस्ट्री भी अगले 3 लेक्चर 4 लेक्चर में कंप्लीट कर ली जाएगी। तो इसी प्रकार की सारे नोट्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। और अगर आप भी इस पीडीएफ को परचेस करना चाहते हो, अपने से स्टडी करना चाहते हो, तो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके वहां से आप इस पीडीएफ को बाकायदा सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप वहां से पेमेंट करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। और आज हमारा टॉपिक शुरू होगा गोलमेज सम्मेलन से, क्योंकि जो वन लाइनर फैक्ट होते हैं या जो कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं वो सारी यहाँ से फंस जाती हैं प्रश्न में। तो सबसे पहले आता है आपका पहला गोलमेज सम्मेलन, जिसका स्पेशली आपको डेट याद रहना चाहिए कि 12 नवंबर 1930 में लंदन में शुरू हुआ था, जिसमें कुछ प्रमुख भारतीय लोग शामिल हुए, जैसे तेज बहादुर सप्रू जी, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां साहब इसमें शामिल होते हैं, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, जयकर, मुंजे और अंबेडकर। ये महत्वपूर्ण भारतीय लोग थे जो गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था, इसलिए ये जो गोलमेज सम्मेलन था ये एक तरीके से असफल हो गया, यानी यूजलेस हो गया, किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस जो है कि पूरे भारत के हितों को रखने वाला एक प्रमुख मंच बन चुका था। और ऐसी स्थिति में ब्रिटिश शासन भी चाहता था कि कांग्रेस इसमें शामिल हो जाए, जिससे कुछ एक नया निर्णय निकाला जा सके। और इसी वजह से जब गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, तो इरविन की जो मांग थी वो गांधी जी ने मान ली कि चलो ठीक है, हम सेकंड गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे कांग्रेस के रूप में, लेकिन आपको भी उसके बदले में गांधी जी की मांगे माननी पड़ेंगी। तो इरविन भी मान गए थे। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है कि तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में कौन से व्यक्ति थे जो शामिल हो रहे थे? वो अंबेडकर थे। और इसमें ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पॉल ने किया और इसके अध्यक्ष थे ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडॉनल्ड, जो आगे सांप्रदायिक पंचाट या सामुदायिक पंचाट करके एक अवार्ड लेके आते हैं, जो भारत को फिर से विभाजित करने की कोशिश रहती है। हालांकि उसके विरोध में गांधी जी अनशन करते हैं, फिर पूना समझौता होता है अम्बेडकर जी से, वो भी चीज अभी हम लोग पढ़ लेंगे। अब आते हैं सेकंड गोलमेज की बात करें तो ये 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ और कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। और ये किंग्सले हॉल में यहाँ पर ठहरे थे। साथ में इनके सरोजिनी नायडू जी भी गई थी, मालवीय जी थे, एनी बेसेंट भी, महादेव देसाई, प्यारेलाल और मीराबेन और देवदास, ये सभी लोग मुख्य रूप से इनके साथ शामिल हुए थे। और जबकि नेहरू ने इसमें भाग नहीं लिया था और राजेंद्र प्रसाद ने। कई बार प्रश्न बना देता है कि गांधी जी के साथ प्रतिनिधियों के रूप में राजेंद्र प्रसाद और नेहरू जी भी ने पार्टिसिपेट किया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। कांग्रेस की तरफ से केवल गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, बाकी महिला हितों की तरफ से सरोजिनी नायडू थे और मालवीय जी, एनी बेसेंट, ये लोग भी शामिल हुए थे गोलमेज सम्मेलन में। और गांधी जी एसएस राजपुताना नामक जहाज से यहाँ से रवाना हुए थे और किंग्सले हॉल में वहां पर ठहरे थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस प्रश्न पर असफल रह गया? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पे, क्योंकि जो इसके अध्यक्ष थे रैमजे मैकडॉनल्ड, वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से, जैसे 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा भारत में हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे का खिलाफत कर दिया गया, यानी एक दूसरे को अलग कर दिया गया, फूट डालो राज करो की नीति। तो ऐसे वो चाह रहे थे कि हम एक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दें, जैसे कि SC ST कम्युनिटी को दें, ईसाई कम्युनिटी को दें, महिलाओं को दें। और जिसके विरोध में फिर गांधी जी ने आवाज उठाई कि नहीं, इस तरीके से तो हमारा पूरा भारत बट जाएगा। मुस्लिमों को आपने पहले ही तोड़ दिया, अब आप अनुसूचित जातियों को तोड़ेंगे, महिलाओं को अलग करेंगे, ऐसे बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे हमारे भारत के। और इसलिए वह आंदोलन या वह सम्मेलन जो था असफल हो गया। हालांकि अंबेडकर जी ने तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था और कांग्रेस ने केवल और केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था।
फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट। तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को ही शांत करने के लिए था, क्योंकि 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा की, और जिसे सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। जब तीनों ही कॉन्फ्रेंसेस कंप्लीट हो गए राउंड टेबल की, यानी गोलमेज सम्मेलन की, तो कांग्रेस जो ब्रिटिश सरकार थी उसे ये लगा कि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो हम सीधे सीधे कम्युनल अवार्ड को पारित कर देते हैं। और इसके द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन एक समूह बनाया गया। हालांकि 1909 में पृथक निर्वाचन पद्धति आ चुकी थी, जिसमें हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग कर दिया गया। मुसलमानों के लिए सीटें रिजर्व कर दी गई कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र होगा वहां से केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता है, बाकी और कोई कैंडिडेट नहीं लड़ सकता। लेकिन ये जो सेकंड वाला था सांप्रदायिक में, इसमें मुख्य रूप से फोकस किया गया अछूतों के लिए। इट मींस कि SC ST शूद्रों के लिए एक रिजर्वेशन दिया जाएगा। अंबेडकर तो इसके पक्ष में थे, क्योंकि अंबेडकर चाहते थे कि किसी भी तरीके से भारत में जो अछूतों की स्थिति चली आ रही है ऋग्वैदिक पीरियड से, आदिकालीन प्राचीन समय से, उन स्थितियों में शायद कुछ सुधार हो सकेगा। लेकिन जब इसी बात पर लेके गांधी जी अड़ जाते हैं कि ये अंग्रेजों की चाल है जो भारत को और विभाजित कर देगी और खंडित कर देगी, तो ऐसे में फिर अंबेडकर और साथ ही साथ गांधी जी के बीच में पूना समझौता होता है यरवदा जेल में। और वहां पर फिर अंबेडकर की कुछ मांगे होती हैं कि हमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव में कुछ रिजर्वेशन दिया जाए। तो उस बेस को गांधी जी मान लेते हैं कि ठीक है, हम आपको रिजर्वेशन देंगे, लेकिन पृथक निर्वाचन नहीं होना चाहिए। तो अंबेडकर भी मान जाते हैं कि ठीक है, हमारे जो अछूत भाई बहन हैं, जो शूद्र हैं, उनको कुछ सीटें रिजर्व मिलनी चाहिए ताकि वो भी अपना चुनाव लड़ सकें, अपनी मांगे रख सके। तो हम गांधी जी के साथ सहमत हैं। तो इसी बेस पे फिर गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है। तो और कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। इसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय के विधान मंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था, जबकि बौद्धों को अलग नहीं माना गया इसमें। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन ही 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया, जो कि 24 सितंबर केवल 4 दिन बाद 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के मध्य एक पूना समझौता हो गया। और इसमें यह शर्त रखी गई कि प्रांतीय विधानमंडल जो स्टेट काउंसिल है उसमें दलित वर्गों के लिए 148 सीटें आरक्षित की जाए, और केंद्रीय विधानमंडल जो सेंट्रल लेवल पर है उसमें सामान्य वर्ग की सीटों में 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की जाए। तो गांधी जी इस पे तैयार हो जाते हैं, और फिर अंबेडकर भी कम्युनल अवार्ड का विरोध करके गांधी जी की बातों से सहमत हो जाते हैं। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का परिवर्तित नाम है हरिजन सेवक संघ, जिसको ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग कहा जाता है, गांधी जी के द्वारा स्थापित की गई थी। इसका नया नाम था हरिजन सेवक संघ। इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला, और इसकी स्थापना 1932 में गांधी जी ने की थी। और इसके उद्धार के लिए एक साप्ताहिक पत्रिका हरिजन भी निकाली थी गांधी जी ने, क्योंकि गांधी जी अछूतों को हरि का जन कहते थे, यानी भगवान की संतान है ये सभी, तो हरिजन यहां से नाम दे दिया गया। फिर आगे देखें, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम जी ने की थी, और ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना भीमराव अंबेडकर जी ने 1942 में की थी, जिसे हम कहते हैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना 1926 में MC रजा की अध्यक्षता में की गई थी। तो ये अलग अलग पॉइंट है जो आपसे पूछा जाता है। तो ये तो थे आपके कुछ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन अब हम दोबारा आते हैं कांग्रेस के उस विचार पर, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना 1885 में जब की गई तो उस समय उदारवादी दल था जो पूंजीवादी नीतियों का समर्थन तो कर रहा था, ब्रिटिश सरकार की नीतियों का कुछ समर्थन करता था और कुछ नीतियों का विरोध करता था। इसीलिए वो डोमिनियन स्टेटस चाहते थे कि भारत के अंदर की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसे भारतीय लोगों के द्वारा संचालित किया जाए, और बाकी विदेशी संबंध हो, रक्षा संबंध हो, व्यापारिक संबंध हो, वो ब्रिटिश सरकार संभाले। तो ऐसा ही लोग चाहते थे। लेकिन कांग्रेस का जो तबका था एक वकालत का तबका था, यानी वकील लोग थे, चाहे उसमें सरदार पटेल जी हो, चाहे वो मालवीय जी हो, चाहे आपके जवाहरलाल नेहरू जी हो, मोतीलाल नेहरू जी हो, या दादा भाई नौरोजी, मैक्सिमम लोग उसमें वकालत करने वाले थे, और वो अपर क्लास के लोग थे। वो गांव के उन छोटे छोटे लोगों से जुड़े हुए नहीं थे, ग्रामीण जनता से जुड़े हुए नहीं थे। तो ऐसा लगता था कि ग्रामीण जनता एक अलग थलग पड़ गई है और कांग्रेस अकेले ही इसका पूरा नेतृत्व कर रही है। लेकिन गांधी जी ने कहा था कि जब तक भारतीय जनता में ये प्यास नहीं जगेगी, ये भूख नहीं पैदा होगी कि मुझे स्वतंत्रता चाहिए, तब तक वो कांग्रेस से नहीं जुड़ेंगे। और इसीलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को पहली बार जन आंदोलन में कन्वर्ट किया, कांग्रेस के साथ भारतीय जनता को जोड़ा, गांव के लोगों को जोड़ा, और जिसके लिए सदस्यता शुल्क भी 5 रुपए से घटाकर 25 पैसा किया गया। ये सारी चीजों के माध्यम से कांग्रेस से जनता का इंटरेक्शन बढ़ा और जनता के बीच में कांग्रेस की छवि सुधरने लगी।
और ऐसे में ही जो कुछ कांग्रेस के समाजवादी नेता थे वो चाहते थे कि कांग्रेस का एक अलग विंग बने, जिसको उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया, समाजवादी दल के रूप में। तो यहां से आप देखोगे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में स्टैब्लिश की जाती है और इसकी पहली बैठक पटना में 1934 में हुई, जिसमें ब्रिटिश उत्पादों और करों के बहिष्कार का समर्थन किया गया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोडक्ट भेजे जाते थे आयात निर्यात के माध्यम से, उसका बहिष्कार किया गया। और ये जो कांग्रेस की समाजवादी पार्टी थी यानी सोशलिस्ट पार्टी, जिसकी स्थापना 1934 में की गई, संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव एवं जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, और ये लोग समाजवादी विचारधारा के थे। और अन्य सदस्यों में आपके अशोक मेहता जी, ये वही अशोक मेहता जी हैं जो आपको 1977 में पंचायती राज से संबंधित कमेटी के रूप में देखने को मिलेंगे। अच्युत पटवर्धन जी, मीनू मसानी, राम मनोहर लोहिया जी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये कुछ प्रमुख समाजवादी नेता थे जो कांग्रेस से संबंधित थे। तो आपने देखा कि कांग्रेस की स्थापना उदारवादी दल के रूप में हुई थी और उसकी एक विंग थी समाजवादी संस्था जो सोशलाइस्ट कार्य करती थी, मतलब सोशलिस्ट वाली काम करती थी, ताकि आम जनता के बीच में कांग्रेस की छवि में सुधार आ सके। और जेपी नारायण को हम लोग लोक नायक के रूप में भी जानते हैं। 1999 में भारत सरकार के द्वारा मरणोपरांत इनको भारत रत्न की प्राप्ति भी की गई। बिहार समाजवादी पार्टी का इन्होंने गठन किया था 1931 में, फूलन प्रसाद वर्मा और जेपी नारायण ने मिलकर। बंबई में मई 1936 में 21 उद्योगपतियों ने बंबई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किया था। इस मैनिफेस्टो को वृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग भी मिला था। तो ये छोटा छोटा पॉइंट था। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। देखिए, ये जो हमारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ये घटना चक्र की जो बुक में चैप्टर्स दिए गए थे, हमने उसी के हिसाब से चैप्टर का नाम रखा ताकि एक कहानी आपके दिमाग में फ्रेम होती रहे। कैसे हम क्रम वाइज आगे बढ़ रहे थे, मतलब 1930, 31, 32 में हमने गोलमेज सम्मेलन देखा, फिर 1932 में पूना समझौता देखा, फिर उसके बाद 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, और अब 1937 में जो प्रांतीय चुनाव किए गए थे, मंत्रिमंडल का गठन था, जो कि 1939 में कांग्रेस इस्तीफा दे देती है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश ने भारतीयों से पूछे बिना, भारतीयों की रजामंदी के बिना ही भारतवासियों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया, और जिसकी वजह से जापान जो है कि हम पर आक्रमण करने के लिए आतुर हो चुका था। तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट आपको क्या है, क्रम वाइज याद होते जाएंगे। तो दिमाग में कहानी जब बैठ जाएगी आपके, तो जो क्रोनोलॉजी वाले प्रश्न आएंगे वो भी आप सॉल्व कर लोगे, स्टेटमेंट वाइज प्रश्न आएंगे वो भी आप सॉल्व कर लोगे। तो बहुत सारे प्रश्न तो आपको एज इट इज इसी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएंगे इस नोट से। तो ये है इंपॉर्टेंस दोस्तों घटना चक्र बुक की। लेकिन बुक सभी के पास होती है, सभी यूपीपीसीएस एस्पिरेंट के पास होती है, लेकिन बुक इतनी मोटी होती है 2,500-3 हजार पेजों में कि उसको सारी बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसी चीज का इनिशिएट हमारे चैनल के द्वारा शुरू किया गया। पूरे यूट्यूब पर केवल एकमात्र हमारा ही प्लेटफॉर्म है जहां पर घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। हालांकि बहुत सारे लोगों ने किताब की पीडीएफ को पढ़ाया है, इवन कि हमने खुद पढ़ाया यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 के दौरान सारे सब्जेक्ट को, लेकिन इस बार हमने एक नया इनिशिएट किया कि इसके शॉर्ट नोट्स बना दिए। तो आप भी इसके शॉर्ट नोट्स को बाई कर सकते हो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। तो चलते हैं प्रांतीय चुनाव की बात करेंगे। मंत्रिमंडल का गठन होगा 1937 में। तो 1937 में जब संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को किस प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला? तो आप देखोगे लगभग 5 प्रांतों में उन्हें पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन उन्होंने सरकार शायद 6 या 7 प्रांतों में बनाई थी गठबंधन के साथ। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किन प्रांतों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो पंजाब और बंगाल, इन 2 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जबकि 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था। तो अब यहाँ पे देखो, जबकि कांग्रेस ने 6 प्रांतों जिसमें मद्रास, संयुक्त प्रांत जिसे हम यूपी कहते हैं, मध्य प्रांत, बिहार, बंबई और ओडिशा में सरकारें गठित की। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल का गठन किया। यानी कि लगभग आप देखोगे 6-7 राज्यों में इन्होंने चुनाव के बाद सरकारें गठित की, चाहे उसमें कुछ लोगों में, कुछ दलों में, मतलब राज्यों में गठबंधन करना पड़ा, और 5 प्रांतों में इन्हें पूर्ण बहुमत भी मिला। प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1935 के अधिनियम के तहत। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो 1937 का जो चुनाव हुआ था वो किस अधिनियम के तहत हुआ था? 1935 के अधिनियम के तहत। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ही ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में ही 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया और सरकार छोड़ दी प्रांतों में, यानी त्यागपत्र दे दिया। और इसी के उपलक्ष्य में 22 दिसंबर 1939 को जिन्ना द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। जैसे आज भाजपा सरकार कहती है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, ये उसका टाइटल है, हालांकि मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं। उसी तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना भी कहते थे कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, इट मींस कि मुक्ति दिवस, यानी अब हमें पूरी तरीके से मुक्ति मिल चुकी है। आगे देखते हैं हम लोग कि अपनी किस कार्यकारी कमेटी में
कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। तो कार्यकारी कमेटी जो 1937 थी, इसी में इन्होंने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो स्थानीय स्तर पे जो टैक्स वसूले जाते थे, जिसे हम जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, तो ऐसे में एक नया मध्यम वर्ग का जन्म हुआ, जिसे हम लोग पूंजीवादी या पूंजीपति वर्ग कहते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि जमींदार वर्ग। और इसने क्या किया, किसानों की कुछ जमीनों को जबरदस्ती हड़प लिया, जबरदस्ती उनसे छीन लिया और उनको ही बेगारी करवाना शुरू कर दिया। तो ऐसे में कांग्रेस ने उन गरीबों और उन श्रमिकों को उनकी जमीन वापस दिलाने के लिए, हक वापस दिलाने के लिए भू स्वामित्व, जो जमींदारों का भू पे स्वामित्व था भूमि पर, उसे समाप्त कर दिया। कार्यकारी कमेटी 1937 के दौरान ही ये प्रोविजन लाया गया। और 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में जो गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था, तो रफी अहमद किदवई को, और प्रधानमंत्री बनाया गया तो गोविंद वल्लभ पंत को, और कानून एवं न्याय मंत्री बनाया गया था कैलाश नाथ काटजू को। ये मतलब जैसे हर राज्यों में जो है कि अपनी सरकार बना रहते हैं, जैसे आज हम लोग हर राज्य में बनाते हैं, तो एक चीफ मिनिस्टर होता है, एक वित्त मंत्री होता है, एक रक्षा मंत्री होता है, ठीक है, एक कानून मंत्री होता है। इसी प्रकार से जब कांग्रेस ने अलग अलग 6 प्रांतों में अपनी सरकार गठित की, तो जब संयुक्त प्रांत, जिसे हम लोग यूपी कह रहे हैं आज 1950 से ही, तो उसमें पीएम, हालांकि आज सीएम कहते हैं, तो पीएम गोविंद वल्लभ पंत जी बने थे, और आपके जो वित्त विभाग था वो रफी अहमद किदवई जी को सौंपा गया था। कांग्रेस ने या कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिम की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का कालक्रम क्या क्या है। जितने भी कांग्रेस के प्रशासित प्रदेश थे जहां पे उन्होंने अपनी सरकारें बनाई, तो मुस्लिमों की क्या शिकायतें थी, तो जैसे पीरपुर भी कहते हैं इसको, धीरपुर भी रिपोर्ट भी कहते हैं, 1938 में आई। फिर शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 में आई। फजलुल हक रिपोर्ट अथवा मुस्लिम सफिंग्स अंडर कांग्रेस रूल, ये 1939 में आती है। हालांकि मेंस का प्रश्न था। अब यहाँ पे हम देखते हैं 1937 के बाद 1939 में एक संकट आता है कांग्रेस में, जिसमें सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की अध्यक्षता को त्यागपत्र देते हैं। पट्टाभी सीतारामैया जो कि गांधी के फेवरेट कैंडिडेट थे, वो हार जाते हैं, और ऐसे में गांधी और नेताजी के बीच में थोड़ा सा विवाद बढ़ जाता है, और वो त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। और ये त्रिपुरी आपको गुजरात में देखने को नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, एमपी में देखने को मिलेगा। अब यहाँ देखते हैं कांग्रेस के हरिपुरा, जो कि गुजरात में है, हरिपुरा अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाते हैं 1938 में। लेकिन जब 1939 की बारी आती है तो एससी बोस, इट मींस कि सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष बन जाते हैं। अच्छा, पट्टाभी सीतारामैया जो कैंडिडेट थे वो गांधी जी के कैंडिडेट थे, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया जो है कि चुनाव जीत जाए, मतलब अध्यक्ष बने। लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि नेताजी सुभाष चंद्र को बनाया जाए, क्योंकि उनका हरिपुरा अधिवेशन काफी अच्छा रहा, काफी उनकी 1 साल के कार्यकाल की जो नीतियां थी आजादी के लिए वो काफी इफेक्टिव थी। इसलिए कुछ लोग चाहते थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बने, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि नहीं, पट्टाभी सीतारामैया बननी चाहिए। तो नेताजी की लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि फाइनली त्रिपुरी में जो अधिवेशन हुआ 1939 में, तो अध्यक्षता का पद कांग्रेस के जो कुछ फेवरेट लीडर थे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं और पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं कुछ वोटों से। तो ऐसे में गांधी जी हार जाते हैं और गांधी जी नाराज होते हैं। तो कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं, बल्कि गांधी जी की हार है, यानी जिसका कैंडिडेट भी हार गया तो वो व्यक्ति खुद हार गया। तो जब गांधी जी नाराज हो गए तो गांधी जी को मनाने के लिए कुछ कांग्रेस की कमेटी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कहा कि ठीक है, आप अध्यक्ष बन गए हो, लेकिन जो वर्किंग कमेटी आप डिसाइड करोगे, इट मींस कि अपना जो मंत्रिमंडल तैयार करोगे, उसमें तैयार करने की प्रमुख भूमिका गांधी जी की होगी, क्योंकि गांधी जी चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आजादी को दिया जाए, आजादी प्राप्त की जाए। तो इसमें गांधी जी का जब इंपॉर्टेंस और इंटरफेरेंस बढ़ने लगा, तो फिर महात्मा जी के या महात्मा गांधी जी के सम्मान में आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने अध्यक्षता का पद छोड़ दिया और 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और ऐसे में जब अध्यक्षता का पद छोड़ दिया, पट्टाभी सीतारामैया ऑलरेडी हार चुके थे, तो इस वैक्यूम को भरने के लिए राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया। तो यही पूरा कॉन्टेक्स्ट था जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे ये निर्वाचित हो गए थे सुभाष चंद्र बोस जी, और गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बने। और क्या मतभेद थे ये मैंने आपको बता दिया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बादल यूरोप में मंडरा रहे थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाना चाहा और ब्रिटेन तथा जर्मनी के बीच युद्ध को ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा। और फाइनली वो हिटलर से भी उसी समय मिलते हैं और भारत का सहयोग करने के लिए कहते हैं, और हिटलर तैयार भी हो जाता है। लेकिन भारत के कुछ कांग्रेसी और शीर्ष नेता जो थे, वो सुभाष चंद्र बोस के इस विचार से सहमत नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हम पहले आंतरिक समस्याओं का समाधान करके आजादी प्राप्त करें। अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध में उतर जाएंगे तो हम ब्रिटिश को भले दो तरफा घेरेंगे, एक तरफ से वो यूरोप में फंसा रहेगा जर्मनी वगैरह हिटलर की वजह से, और दूसरा हम भारत में उसे परेशान करेंगे, लेकिन इससे जनधन की बहुत हानि होगी और भारत उस समय काफी नाजुक स्थिति में खड़ा था, इसलिए वो समर्थन नहीं मिल पाया उनको।
क्लियर है दोस्तों। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम देखते हैं देसी रियासत, क्योंकि देसी रियासतों से भी प्रश्न बनते हैं। तो जरा हम देसी रियासतों की बात करते हैं। लगभग 500 प्लस देसी रियासतें थी हमारे यहाँ। यहाँ पे देखिए 700 से अधिक थी। 1927 की जो बटलर कमेटी का उद्देश्य ही था कि भारत सरकार तथा देसी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। अब ये भारत सरकार कौन सी है? जो ब्रिटिश सरकार थी, यानी कि ब्रिटिश आधिपत्य में जो शासन चल रहा था। तो बटलर कमेटी का कई बार उद्देश्य पूछा जाता, क्रम पूछा जाता, तो 1927 में आई थी और ये देसी रियासतें और भारत सरकार या ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में संबंधों को सुधारने के लिए थी। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। 700 से अधिक रियासतों ने भाग लिया इसमें, जिसमें बलवंत राय मेहता, मणिलाल कठारी जी प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। और अगला पॉइंट है कौन 1939 में, ध्यान देना ये 1939 लिखा हुआ है, कौन 1939 में भारत प्रजामंडल यानी ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। ब्रिटिश भारत, क्योंकि ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखा गया। और 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मतलब नेहरू को सौंप दिए और इन्हें नियुक्त किया पीएम के रूप में, और शेख अब्दुल्ला को जो है कि वहां का पीएम नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें देसी रियासतों में बस यही था कि जितनी भी देसी रियासतें थी वो सभी शामिल हो जाती, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका सरदार पटेल जी हमारे निभाते हैं, वल्लभ भाई पटेल जी। और उन्होंने 3 प्रमुख देसी रियासतों को फिर भारत में शामिल किया, जैसे एक हैदराबाद की थी रियासत, और वहां का जो निजाम था, अगर आप देखोगे हैदराबाद का जो निजाम था वो मुस्लिम था, जबकि वहां की जो प्रमुख जनता थी वो हिंदू थी। और ऐसे में वो चाहता था कि वहां पे ये शासन जो है कि हम एक अलग देश के रूप में करें। तो पटेल जी ने वहां पे क्या किया, पुलिस ऑपरेशन कराया और फिर उसके बाद हैदराबाद के निजाम को अपदस्थ किया और भारतीय जनता के रूप में उसे शामिल कर लिया गया। वहीं गुजरात की एक जूनागढ़ रियासत थी जहां पे जनमत संग्रह करा लिया गया, और कश्मीर की जो रियासत थी वहां महाराजा हरि सिंह जी ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो ये 3 ही पूछी जाती है कि किस तरीके से शामिल किया गया। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह से शामिल किया गया, हैदराबाद को पुलिस ऑपरेशन से शामिल किया गया, और कश्मीर की रियासत को विलय पत्र के माध्यम से शामिल किया गया। तो ये 3 रियासतें आपको याद होनी चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करेंगे, 1939 में शुरू होता है और 1945 में समाप्त होता है, और इसी के समाप्त होने के पश्चात 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का, जिससे वैश्विक स्तर पे शांति की स्थापना की जा सके। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो वे पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ही ब्रिटेन को सहयोग देना चाह रहे थे। उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो और प्रधानमंत्री थे चर्चिल। ऐसी क्या बात थी? क्योंकि आपने एक 1940 का अगस्त प्रस्ताव सुना होगा दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव सुना होगा आपने जरूर, अगर आपने इतिहास को पढ़ा होगा। तो ये अगस्त प्रस्ताव ऐसा था कि जब 1939 में जब ब्रिटेन भी सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल हो जाता है और उसने भारतीयों से बिना पूछे ही वर्ल्ड वार में शामिल कर दिया कि भारतीय भी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं इस वर्ल्ड वार में हमारा सहयोग करने के लिए। लेकिन ये तो दुनिया को पता था ना कि भारतीय शामिल है, लेकिन असल में कांग्रेस को, भारतीय जनता को और ब्रिटेन को पता था कि भारतीय तो इसका कोई सहयोग कर ही नहीं रहा है। तो ऐसे में जब चर्चिल के द्वारा बार बार दबाव दिया जा रहा था लॉर्ड लिनलिथगो पे, वायसराय पे, कि तुम किसी भी प्रकार से भारतीयों का सहयोग लेकर आओ, भारतीयों की हमें जरूरत है, तो ऐसे में लिनलिथगो साहब एक अगस्त प्रस्ताव पेश करते हैं। और उसी अगस्त प्रस्ताव को, क्योंकि वो अगस्त में ही आता है और अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है अगस्त में, तो उस प्रस्ताव में कहा जाता है कि अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारा सहयोग करोगे तो हम आपके लिए एक संवैधानिक सभा की बात रखेंगे, डोमिनियन स्टेटस भी देंगे और भी आपको बहुत सारी सुविधाएं देंगे प्रशासनिक स्तर पे और राजनीतिक स्तर पे। लेकिन वर्तमान में हमें जरूरत है किस चीज की? कि आप हमारा सहयोग करो और सेकेंड वर्ल्ड वार में हम जीत सकें। लेकिन वही बात है, एक कहावत सुनी होगी कि दूध का जला मट्ठा फूंक के पीता है। तो गांधी जी इस स्टेटमेंट पे खरे उतरते हैं, दूध के जले हुए थे वो, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था दोस्तों, तो उस समय अंग्रेजों ने गांधी जी से सहयोग मांगा था कि गांधी जी आपके कहने पे पूरा भारतीय समुदाय हमें सहयोग दे सकता है। और गांधी जी ने ये बात मान भी ली थी अंग्रेजों की, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर हम अंग्रेजों का सहयोग करेंगे तो हो सकता है वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद ये हमें आजाद कर देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और वही सांत्वना पुरस्कार के रूप में क्या मिलता है? गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि दे दी जाती है कि आप भारत के भारत रत्न हो, कैसर ए हिंद की उपाधि दी जाती है। और गांधी जी को तब समझ में आ गया कि ये मेरे साथ धोखा हो गया, कि मैंने तो भारतीयों का सहयोग प्राप्त कराया ब्रिटिश सरकार को फर्स्ट वर्ल्ड वार में, ये लोग जीत भी गए लेकिन भारतीयों को आजादी नहीं मिली। और सेम पॉलिसी उन्होंने फिर खेली सेकंड वर्ल्ड वार में कि हम भारतीयों को आजाद कर देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे, संविधान सभा बनाएंगे और केंद्रीय असेंबली में आपकी संख्या बढ़ाएंगे। बहुत सारे प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव 1940 में दिए गए लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा।
लेकिन गांधी जी और समस्त कांग्रेस ये जान चुकी थी कि पहले विश्व युद्ध में भी हमारे साथ धोखा हुआ था, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जब तक पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन नहीं दोगे तब तक हम किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे। और इसी वजह से 1942 में गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया कि अंग्रेजों, हमें तुम्हारा कोई आश्वासन नहीं चाहिए, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे कि अंग्रेजों अब भारत छोड़ो, नहीं तो हम करेंगे या तुम मरेंगे। तो ये वही कॉन्टेक्स्ट है जिसमें गांधी जी ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे थे। तो यहां तक आप चीजों को समझ पाए होंगे, कोरिलेट कर पाए होंगे। और उसी दौरान पाकिस्तान भी पीछे क्यों रहता, मतलब मुस्लिम लीग भी पीछे क्यों रहती, तो भाई उसने भी शुरू कर दिया अपना राग अलापना 1940 के कराची अधिवेशन में कि हमें भी एक अलग पाकिस्तान चाहिए। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान जो शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था रहमत अली चौधरी जी के द्वारा, रहमत अली चौधरी जी के द्वारा, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी रह चुके थे। तो मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार भी दिया मोहम्मद इकबाल ने, और 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में इन्होंने कहा था। अब फोकस आपको ये करना है कि मोहम्मद इकबाल ने किसी भी प्रकार से पाकिस्तान जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया, वो रहमत अली चौधरी ने किया था, बल्कि मोहम्मद इकबाल ने बस इतना कह दिया था कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। उस राष्ट्र का क्या नाम होगा ये डजंट मैटर, ये उन्हें भी नहीं पता था। इसलिए 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में उन्होंने कहा। लेकिन बाद में जब रहमत अली चौधरी आते हैं और उन्होंने एक पाकिस्तान जैसे शब्द का निर्माण किया जिसमें बलूचिस्तान और आपका सिंध वगैरह, ये सारे कश्मीर, ये सारे शब्द उसमें शामिल किए गए थे। तो ऐसे में पाकिस्तान शब्द का निर्माण किया गया और फिर आगे चल के 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना साहब कर रहे थे। और इसी अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कर दी इन्होंने। तो ध्यान देना कि 1930 में इकबाल साहब ने कहा कि एक अलग मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन वो मुस्लिम राष्ट्र कौन सा होगा उसका नामकरण रहमत अली चौधरी ने कर दिया। और इस पाकिस्तान राष्ट्र की जो डिमांड की वो मुस्लिम अली, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 के अधिवेशन में किया था, जो कि लाहौर में हुआ था मुस्लिम लीग का। तो देख रहे हो 1939 में जब ब्रिटिश बिल्कुल दबाव में आ चुके थे, इधर कांग्रेस ने आंदोलन करने की चेतावनी दे दी थी कि हम पूर्ण स्वतंत्रता से पहले हम कोई भी सहयोग नहीं करेंगे। इसी का फायदा उठाते हुए मुस्लिम लीग ने भी तुरंत ही ब्रिटेन से अपना साथ छोड़ दिया और कहा कि हमें भी एक अलग पाकिस्तान राष्ट्र की डिमांड है, जब तक आप पाकिस्तान राष्ट्र नहीं दोगे तब तक हम किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं देंगे। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपको स्टोरी समझ में आ रही होगी, पूरी की पूरे कॉन्सिक्वेंसेज, जो कहते हैं ना कि एक क्रोनोलॉजी आपको क्लियर हो रही होगी। क्योंकि हिस्ट्री में अगर आपको क्रोनोलॉजी तैयार है, क्रम वाइज घटनाएं याद हैं, तो आप 70% आप क्वेश्चन ऐसे ही अटेम्प्ट कर लोगे, आप दबाव महसूस ही नहीं करोगे। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी आपको समझ में आ रही होगी। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को। कथन, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। और यह व्यक्ति कौन था जिसने कहा था? इकबाल ने कहा था। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में सिकंदर हयात खां, फजलुल हक, खली कुजम्मा का हाथ था, क्योंकि जब लाहौर में अधिवेशन हो रहा था मुस्लिम लीग का 1940 में, तो वहां पे जो पाकिस्तान के लिए एक रूपरेखा तैयार कर दी गई थी कि पाकिस्तान में कौन कौन सा प्रांत आएगा, कौन कौन सा क्षेत्र हम रखेंगे, कौन सा मुस्लिम बहुल आबादी वाला क्षेत्र रहेगा। तो इसको जो तैयार किया गया वो सिकंदर हयात, फजलुल हक और खली कुजम्मा के द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज बांग्लादेश कहा जाता है, इसका भी क्षेत्र था, और पश्चिमी पाकिस्तान, जिसे आज हम पाकिस्तान ही कहते हैं, इसका भी कुछ क्षेत्र शामिल था। और उसी समय रहमत अली चौधरी साहब ने, जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो उन्होंने भी मौके का फायदा उठा के एक पैम्पलेट जारी किया कि नाउ और नेवर, यानी अभी अगर मिल गया तो मिल गया। इसको अगर आप इंग्लिश में लिखोगे नाउ और नेवर, यानी अगर अभी हमने पाकिस्तान की डिमांड करके पाकिस्तान ले लिया तो मिल जाएगा, नहीं तो फिर कभी नहीं मिलेगा। ये रहमत अली चौधरी जी का विचार था। पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा सेलिब्रेट किया गया। ये कॉन्टेक्स्ट आपने समझ लिया। अब चलते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करेंगे, जो 1940। इससे सीधे प्रश्न आते हैं कि पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह, मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, और ये किसने शुरू किया और किस वर्ष शुरू किया। ये 5 प्रश्न ही केवल आते हैं और ये पांचों प्रश्न याद कर लो। सबसे पहली बात अगर हम बात करेंगे तो इसका प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 को किया गया था और ये गांधी जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। लेकिन इसमें जो पहले सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे जी, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। इनको लेके कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो बस यही 3 लाइनों से ही आपका एक प्रश्न बन सकता है। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के ही दौरान। सर्वोदय शब्द की बात करेंगे तो ये महात्मा गांधी जी ने दिया था, क्योंकि इनका विचार भी था सबका उदय होना चाहिए, और इसी सर्वोदय से ही आप देख सकते हो वर्तमान बीजेपी सरकार भी प्रेरित है। सबका साथ सबका विकास, यानी कि सबका उत्थान होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए।
सर्वोदय समाज की स्थापना की बात करेंगे तो विनोबा भावे जी ने की थी, लेकिन केवल सर्वोदय शब्द की बात करेंगे तो महात्मा गांधी जी ने। तो यहां से एक प्रश्न अगर बनेगा तो बस इतनी ही 4 लाइनों में बनेगा, वरना कोई और प्रश्न नहीं बन सकता। अब चलते हैं क्रिप्स मिशन की बात करेंगे। उस समय ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री थे वो चर्चिल साहब थे, और ये क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। तो जरा यहां से जो प्रश्न बनते हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाना शुरू किया। परिणाम स्वरूप स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन एक भेजा गया मार्च 1942 में, और भारतीय नेताओं से वार्ता करने आया। ध्यान देना, फिर से कॉन्टेक्ट को समझो आप लोग। 1939 में जब वर्ल्ड वार शुरू हो रहा होता है, तो ऐसे में लॉर्ड लिनलिथगो जो भारत के वायसराय थे, उन्होंने भारतीय सहयोग के लिए एक अगस्त प्रस्ताव पेश किया, जिसको कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया, मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया। हालांकि मुस्लिम लीग ने मौका भुनाया और कहा कि हमें पाकिस्तान दे दो, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। वहीं कांग्रेस ने भी अपना एक मौका भुनाया और कहा कि पूर्ण स्वतंत्रता हमें दोगे तभी सहयोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन जब किसी भी प्रकार से ब्रिटिश सरकार तैयार नहीं हुई तो भारतीयों ने भी कोई सहयोग नहीं किया। और उसी समय जापानी जो है कि इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे इस वर्ल्ड वार में कि उन्हें लग रहा था दुनिया को कि इस बार अब जापान पूरी तरीके से जीत जाएगा पूरे वर्ल्ड वार में जो है कि। और ऐसे में अमेरिका जैसे देश, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो मित्र शक्ति थी, उन्होंने तुरंत ब्रिटेन पर दबाव बनाया कि किसी भी तरीके से आपको भारत को स्वतंत्र करना पड़ेगा या फिर भारतीयों का सहयोग ले लो। अगर भारतीय स्वतंत्रता के प्रस्ताव पर सहयोग करने को तैयार हैं तो उन्हें स्वतंत्र करो और किसी भी प्रकार से सहयोग ले लो। तो ऐसे में दोबारा जो है कि 1942 जब अगस्त प्रस्ताव विफल हो जाता है तो 1942 में क्रिप्स मिशन को फिर से भेजा जाता है, इसलिए कि हमें सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीयों का सहयोग मिल जाए। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। बहुत अच्छे से कंसिक्वेंसेज और जो क्रोनोलॉजी वो मैं आपको समझा रहा हूं, तो शायद आप समझ भी पा रहे होंगे। और अगर थोड़ा भी अगर आप चीजों को समझ पा रहे हैं, एंटरटेन कर पा रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही हो, यूजफुल लग रही हो, तो प्लीज चैनल को कर लेना फॉलो और वीडियो को कर देना लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। यहां देखते हैं तो जो मिशन आया क्रिप्स मिशन स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया, तो इसमें अगर आप देखोगे कि क्या इन्होंने शर्तें रखी, तो पहला, भारत को हम डोमिनियन स्टेटस ही प्रदान करेंगे। ये वही अगस्त प्रस्ताव की बातों को रिपीट किया। तो फिर यहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही असहमत हो गए। सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा लगा कांग्रेस को कि ये एक अच्छी बात है कि हम भारत का विखंडन नहीं कर रहे बल्कि भारत को एकजुट कर रहे हैं। लेकिन तीसरे पॉइंट में भारत का विखंडन झलकने लगा। कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। तो इस पॉइंट पर भी कांग्रेस ने विरोध किया और फिर इसको अस्वीकार कर दिया। एक तो पहले पॉइंट पे अस्वीकार किया कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमें पूरा भारत पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। दूसरे पे समर्थन किया कि चलो सभी जो प्रांत हैं, जो देसी रियासतें, वो भारत के साथ मिलकर रहेंगी। लेकिन यहां तीसरे पॉइंट पे फिर विभाजन दिख रहा है कि अगर कोई रियासत भारत सरकार के साथ नहीं रहना चाहती है, भारतीयों के साथ नहीं रहना चाहती है, तो ऐसे में हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर जैसी न जाने हजारों रियासतें, मतलब सैकड़ों रियासतें ऐसी कहती कि हम भारत के साथ नहीं रहेंगे, तो फिर भारत का विभाजन हो जाता है। तो फिर हम पूरी आजादी के साथ हम दो मोर्चे पे लड़ाई कर रहे थे ना। एक तो हमें भारतीयों को आजादी दिलानी थी, दूसरी आजादी के साथ लड़ाई यह थी कि हम किसी भी प्रकार से भारतीयों को एकजुट रखें, अलग अलग छोटे छोटे खंडों में ये विखंडित न हो जाए। तो इस पॉइंट पे भी कांग्रेस इससे रिजेक्ट कर देती, कांग्रेस इनकार करती है। और भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाएगा, यानी एक संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया जाएगा। तो क्लियर हो रहा होगा आपको चीजें। और क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए, जबकि यही यहां पर रिजेक्ट किया गया। गांधी ने इसे टूटते हुए बैंक के नाम और उत्तर तिथि चेक की संज्ञा दी। इसका मतलब है कि जैसे तो ब्रिटेन खुद अपने आप को संकट में देख रहा है, उधर जर्मनी उसको प्रभावित कर रहा है, वही जापान उसको जो है कि परेशान कर रहा है, रसिया भी परेशान कर रहा है। ऐसे में ब्रिटेन बेचारा खुद जो है कि अपने औपनिवेशकों को बचा नहीं पा रहा है, अपनी उपनिवेश कॉलोनियों को बचा नहीं पा रहा है। वैसे में भारत खुद जो है कि उसके हाथ से फिसलता जा रहा है। तो बेचारा वो खुद एक ऐसा डूबता हुआ बैंक है, टूटता हुआ, जो अपना अस्तित्व ही नहीं बचा पा रहा है। और ऐसे में एक ऐसा चेक दे रहा है जो क्या कहते हैं हम लोग, जो बाउंस हो चुका है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसमें पैसा मिलेगा भी कि नहीं। तो ये ऐसी स्थिति में आ गए थे। और क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को नियुक्त किया गया था। जैसे आज भी जब कोई धरना प्रदर्शन होता है तो सरकार क्या कहती है कि हम आपके नेतृत्वकर्ता या जो लीडर हैं, हम उनसे बात करेंगे, पूरी जनता से नहीं बात कर पाएंगे। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को भेजा गया था। किसने गांधी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो ये लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था, क्योंकि वो जानता था कि गांधी को कमजोर करना बहुत जरूरी है। और गांधी भी उतने ही दृढ़ और सत्यवादी थे कि वो अपने निर्णय पे अडिग थे। तो इसलिए उन्हें राजनीतिक फिरौती जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया लिनलिथगो ने।
फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे जब 1942 में क्रिप्स मिशन से बात नहीं बनती है, अगस्त प्रस्ताव से नहीं बनती है, फिर गांधी जी कहते हैं बहुत हुआ तुम्हारा बकैती, अब हम सीधे शुरू करेंगे अपना भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि उस समय विंस्टन चर्चिल 1940 से 45 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की और तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। हालांकि 1940 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तक मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ही क्या थे, अध्यक्ष बने हुए थे। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति कमांडर इन चीफ लॉर्ड बेवेल था। कौन था? लॉर्ड बेवेल, जो कि आपने सुना होगा 1945 में बेवेल योजना भी आती है। ये वायसराय थे 1943 से 47 तक, तो बेवेल योजना भी लेके आते हैं, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर आगे देखें कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया, तो 9 अगस्त 1942 को किया गया और 8 अगस्त 1942 को इसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। दोनों में अंतर है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब स्वीकार हुआ, तो 8 अगस्त 1942। अगर पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया, तो 9 अगस्त 1942। हालांकि जैसे ही ये भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को शुरू किया गया, उसी रात 12 बजे तक ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जो सबसे प्रमुख थे, जो आंदोलन को आगे लेकर चलने की योग्यता रखते थे। जैसे महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार पटेल जी हो गए, और भी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी और सरोजनी नायडू को पूना के आगा खां पैलेस में किडनैप करके रखा गया था। फिर देखते हैं हम यहाँ पे कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित किया गया था, तो ग्वालियर टैंक में। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व गांधी जी ने निम्न बयान दिए थे, जैसे तो यहाँ पर गांधी जी ने कुछ स्टेटमेंट दिए और गांधी जी को ये पता था कि अब भारतीय जनता इतनी परिपक्व हो चुकी है कि जैसे मैं 1915 से शुरू कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ, चंपारण में हो गया, असहयोग में हो गया, सविनय अवज्ञा में हो गया, जगह जगह, तो लोगों को इतना मेच्योर मैंने कर दिया कि अब जो है कि ये लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से। तो कहते हैं ना कि जैसे एक बच्चे को जो है कि धीरे धीरे बड़ा किया जाता है, उसको सारे अनुभव होते हैं, तो एक समय पे आके वो अपने संकटों का समाधान खुद कर सकता है। तो भारतीय जनता का समाधान अब भारतीय जनता को ही करना था, ये गांधी जी ने तैयार कर दिया था। और इसीलिए गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा घोषित करें। ये थी असली पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी गांधी जी की। कि पहले क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान स्पष्ट कहा था गांधी जी ने कि सरकारी विद्यालय छोड़ दो, सरकारी यूनिवर्सिटी छोड़ दो, सरकारी वकालत छोड़ दो, सरकारी विभाग छोड़ दो। ऐसे में क्या हुआ, लोगों को सैलरी मिलना बंद हो गया, तो लोगों का रोजगार खत्म हो गया, लोगों को खाने पाने की दिक्कत होने लगी। तो इस बार गांधी जी ने एक डिप्लोमेटिक जवाब दिया कि कोई भी व्यक्ति कर्मचारी जो है नौकरी ना छोड़े, लेकिन जब अगर उससे कहा जाएगा कि अंग्रेजों की सहायता करोगे या कांग्रेस की, तो उसे कहना है कि मैं कांग्रेसियों की सहायता करूंगा। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली न चलाएं। जिस प्रकार से क्या होता था कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारतीय सैनिकों का ही तो प्रयोग करते थे भारतीय जनता के ऊपर गोली चलवाने के लिए। तो इस बार कहा गया कि कोई भी सैनिक भारतीयों के ऊपर गोली ना चलाए, सीधे कहते कि नहीं, मैं अंग्रेजों की सहायता तो करूंगा, लेकिन मैं भारतीयों के ऊपर गोली नहीं चलाऊंगा। छात्र तभी पढ़ाई छोड़ें जब आजादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रहें। कि पता चला कि हमने आजादी मिली नहीं 5-6 साल और हम जाके दोबारा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लें, तो वो तो मिलेगा भी नहीं। और राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार करें, यानी भारतीय जनता अब उनके साथ खड़ी है, ये राजाओं के लिए मैसेज था। तो ये पॉइंट इन्होंने कहे थे। यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या फिर आजादी के इस प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। ये किससे जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और करो या मरो का नारा भी गांधी जी ने दिया था और यह भी नारा गांधी जी ने ही दिया था। फिर आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया में, क्योंकि जब ये 1942 में फिर ये रटाए रटाए पैटर्न को लेकर आते हैं, तो फिर गांधी जी ने कहा अब तुम्हारी हम नहीं सुनेंगे, न तुमने अगस्त प्रस्ताव ले लेते को हमें कुछ ढंग से बताया, न क्रिप्स प्रस्ताव में, तुम इसी तरीके से खेलते रहोगे, तो अब हमें पूरी तरीके से आंदोलन करना पड़ेगा। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? तो 1942 में दिया। और किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन कौन से थे? जैसे हिंदू महासभा, जिसके संस्थापक सदस्य मालवीय जी भी थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1925 में कानपुर में हुई थी एम.एन. रॉय जी के नेतृत्व में, और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने और मुस्लिम लीग ने। इन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। तो अक्सर जो स्टेटमेंट आता है एग्जाम में, एक तो हिंदू महासभा का नाम आता है और एक आता है आपका यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। ये दो का अक्सर पूछा जाता है कि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया या नहीं किया। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा
भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया और जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने समर्थन भी किया था। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आजाद जी, क्योंकि 1939 से 45 तक जब वर्ल्ड वार चल रहा था तो उस समय कांग्रेस के कोई अधिवेशन नहीं हो रहे थे। तो जब अधिवेशन नहीं हो रहे थे इस वजह से अध्यक्ष का पद भी नहीं चेंज हो रहा था, इसलिए जो एक बार अध्यक्ष बन गया था वही लगातार 5-6 साल तक बना रहा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? गुप्त रूप से उषा मेहता जी ने किया। कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता रहा? तो राम मनोहर लोहिया जी कर रहे थे। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे तो वो थे लुई फिशर, गांधी जी के जीवनीकार। और एक आपने सुना होगा वेब मिलर के नाम के बारे में, तो ये किस समय थे? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम में रहते थे। तो 2 अमेरिकी पत्रकारों के नाम अक्सर आते हैं, एक होता है लुई फिशन का नाम या लुई फिशर और एक होते हैं वेब मिलर। तो ध्यान देना कि वेब मिलर अगर आपसे पूछेगा तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 के दौरान थे और ये जो है कि 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान थे। लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह का, क्योंकि सिपाही विद्रोह जो 1857 का था उस समय लॉर्ड कैनिंग, ध्यान देना लॉर्ड कैनिंग जो कि पहला भारत का वायसराय भी बनता है, वो भी इतना डर जाता है कि इतना विभत्स जो है कि ये भारत मतलब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 की क्रांति का, कि लॉर्ड कैनिंग को लगा कि अब जो है कि ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो सकती है। और सेम वही जो है कि रौद्र रूप भारतीयों का देखने को मिलता 1942 में, लगभग 100 साल के बाद। ठीक है, तो इसको भी बहुत गंभीर विद्रोह बताया गया। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। राजेंद्र प्रसाद जी को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया और भेजा गया बांकीपुर जेल में, हालांकि वहां से भी फरार होने में सफल रहे। नेहरू जी, अबुल कलाम आजाद, पट्टाभी सीतारमैया, आचार्य जेबी कृपलानी, गोविंद वल्लभ पंत अहमदनगर के किले में बंद थे और पूना के आगा खां महल में गांधी जी और सरोजिनी नायडू जी को कैद किया गया था। फिर आगे देखते हैं, जयप्रकाश नारायण जी को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो भारतीय छोड़ो आंदोलन के दौरान। दीपावली के दिन हजारीबाग जेल से निकलकर ये भागने के बाद भूमिगत गतिविधियों को संगठित इन्होंने किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, यानी कि जिसे आज हम आरएसएस कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1925 में हेडगेवार के द्वारा की गई थी। ठीक है, और ये 1942 के आंदोलन से अलग रहा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए यही सब वन लाइनर फैक्ट आपके प्रश्न में आएंगे जब यूपी पीसीएस में स्टेटमेंट वाइज बना के, पॉइंट वाइज बना के, तो फिर आप लोग जो है कि इस नोट्स को और इस क्लास को जरूर याद करोगे। जैसे इस समय आरओ के एग्जाम में जब 55 प्लस सीधे के सीधे स्टेटमेंट वाइज, पॉइंट वाइज बिल्कुल सेम वही शब्द प्रश्न पूछ लिए गए जो नोट्स में लिखे गए थे हमारी टीम के द्वारा, तो बाद में लोगों ने कहा कि सर बहुत अच्छे नोट्स थे, बहुत सारे प्रश्न हमें यहाँ पर सीधे डायरेक्ट मिले हैं, जो कि आप देखोगे कि एक छोटे से नोट्स के द्वारा अगर आपको 55 प्लस यानी कि 140 में से आपको सीधे सीधे 40% प्रश्न मिल जा रहे हैं दोस्तों, तो ये छोटी बात नहीं है। इतने अधिक प्रश्न मिल गए, बाकी आपने जो तैयारी की उसके माध्यम से तो आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता था। तो आगे हम लोग देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। क्यों आ गए दोस्तों? क्योंकि क्रिप्स मिशन के द्वारा भी पाकिस्तान की मांग नहीं मानी जा रही थी, तो मुस्लिम लीग इससे नाराज थी, और क्रिप्स मिशन के द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग भी नहीं मानी जा रही थी, तो इसलिए भी कांग्रेस इससे नाराज थी ब्रिटेन से। तो वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त हो गया। फॉर एग्जाम्पल कि ये आपके अंग्रेज हो गए, ठीक है, जिसे हम ब्रिटिश कहते हैं, तो कांग्रेस जो है कि यहाँ पे सी और यहाँ पे ये मुस्लिम लीग हो गई। तो देखिए ये भी इसका दुश्मन है, ये भी इसका दुश्मन है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने हाथ मिला लिया एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने का कहा था। तो हालांकि ये तो इनके ऊपर आरोप भी लगता है और ये किया भी इन्होंने। जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई वो कौन कौन से क्षेत्र थे? जैसे बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में की गई थी, तामलुक जाति सरकार मिदनापुर यानी पश्चिम बंगाल में, सतारा महाराष्ट्र में, यहाँ पे प्रमुख नेता थे वाईवी चौहान और नाना पाटिल, और एक अफगानिस्तान में भी स्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, अफगानिस्तान में वो भी मिलेगा अभी। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। मुस्लिम लीग कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी 1944 में दी वे आउट नामक प्रपत्र जारी किया और कांग्रेस ने इसका विरोध किया और जिन्ना ने भी इसे अस्वीकार किया। अब यहाँ पे दो बातें पूछी जाती हैं, ध्यान देना। एक होता है सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला जो कि आता है आपका 1944 में, और एक होता है आपका 1945 में जिसका नाम क्या था,
बेवेल योजना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा जाता है कि कौन किससे समय था, तो ध्यान देना कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो संवैधानिक गतिरोध था इसे दूर करने के लिए होता है, इसमें ब्रिटिश शासन को शामिल नहीं किया गया था। जबकि बेवेल योजना क्या थी कि एक तरफ कांग्रेसी और एक तरफ ब्रिटिश, इनके बीच में आपस में राजनीतिक गठजोड़ सही करने की बात थी। तो इसमें पूछा जाता है कि संवैधानिक गतिरोध के बारे में प्रश्न, तो आपको ये बताना है। फिर वहीं गांधी जी आमरण अनशन के द्वारा मर जाते तो बंबई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कूट शब्द भेज देगी। ठीक है, तो ये मतलब कि अंग्रेज भी चाहते थे कि गांधी जी अब निपट जाए, क्योंकि इन्होंने बहुत नाक में दम कर रखा है, और इन्होंने कूट वर्ड यूज किया अंग्रेजों ने, रूबिकॉन। ठीक है, रूबिकॉन का मतलब था कि गांधी जी की हालत बहुत खराब हो चुकी है, स्वास्थ्य बहुत खराब हो चुका, अब ये जल्दी ही हो सकता है देहांत हो जाए इनका। आगे देखते हैं सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1877 में कटक उड़ीसा में हुआ था, और 23 जनवरी को ही हम लोग जो है कि पराक्रम दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं आजाद मतलब सुभाष चंद्र बोस जी के याद में। 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक की उपाधि ली थी, और 1920 में ये आईसीएस में उत्तीर्ण हो गए, यानी कि सिविल सर्विसेज, जिसे आज हम यूपीएससी कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था, तो इन्होंने कहा था कि अगले 1 वर्ष में हमें जो है कि स्वराज प्राप्त हो जाएगा, और इसी खुशी में आकर सुभाष चंद्र बोस जी ने आईसीएस की परीक्षा से इस्तीफा दे दिया, मतलब आईसीएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया कि अब तो हमारे गांधी जी हमें 1 साल में स्वराज दिलवा देंगे, तो हम अंग्रेजों की गुलामी क्यों करें, हम अपने भारतीय स्वतंत्र भारत में शासन करेंगे। तो इसलिए उन्होंने छोड़ दी नौकरी। और 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक में, क्योंकि यही 1939 का त्रिपुरी संकट था जो मैंने आपको बताया, जिसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट आपके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिससे आप आराम से इस चीज को समझ सकते हो। अगर मेरे लैंग्वेज को, मेरे स्टेटमेंट को अगर आपने ढंग से सुना होगा, मेरी पूरी स्टोरी को अगर आपने ढंग से सुना होगा, तो नो डाउट ये पूरा एक क्रोनोलॉजी आपके दिमाग में बहुत अच्छे से सेट हो गई होगी। बोस को नेताजी की उपाधि जर्मन विदेश मंत्रालय के द्वारा दी गई थी, और आईएनए मानसिक पुत्र था। इट मींस कि इंडियन नेशनल आर्मी का जो मानसिक पुत्र था वो कौन था, ज्ञानी प्रीतम सिंह और आईची फुजीवारा। इन्होंने इसको जो है कि एक वर्ड दिया, और इन्होंने ही कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व किया इसके बाद, और इसका गठन था 1942 में। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार का गठन किया, जो कि ब्रिटिश मलय का अंग थी। 1944 में सुप्रीम कोर्ट ने आजाद हिंद फौज, मतलब सुभाष चंद्र बोस था यहाँ पे, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय सिंगापुर से रंगून स्थानांतरित कर दिया। और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। और इनको देश नायक कहा था टैगोर जी ने, देशभक्तों का देशभक्त कहा गांधी जी ने, और यह नारा भी इन्होंने दिया था, जय हिंद। और एक और नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था, स्वराज द्वीप दिया था। आजाद हिंद फौज 12 नवंबर 1945 को गठित हुई थी। 5 से 11 नवंबर 1945 को आईएनए सप्ताह मनाया जाता था। और नवंबर 1945 में लाल किला मुकदमा आईएनए के प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह और शाहनवाज, इन पर चलाया गया था, और इन तीनों को बचाने के लिए ही, ठीक है, और अली को यहाँ पे 7 वर्ष का कारावास दिया गया था, और बाकी इनको फांसी की सजा दी गई। कांग्रेस ने आईएनए बचाओ समिति का गठन किया, जिसमें भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू जी और साथ ही साथ कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू ने दोबारा जो है कि वकालत इसमें शुरू की। और इस समय जो लॉर्ड वेवेल साहब वहाँ के वायसराय थे भारत के, तो इन्होंने मृत्युदंड सजा को फिर माफ कर दिया, और मुस्लिम लीग ने भी इस मतलब आईएनए मुकदमे का विरोध किया था। देखिए यहाँ पे कुछ क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, जैसे वेवेल्स योजना क्या थी, 14 जून 1945 को, शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945, और नौसेना विद्रोह जो फरवरी 1946 को, तलवार नाम का जो आपका नाव था, यानी कि बम्बई पोर्ट पे तलवार नाम की जो जहाज थी उसमें हुआ था, और आईएनए पे जो केस लगा था वो 1945 में था। बोस के राजनीतिक जो गुरु थे वो थे सीआर दास जी, और जिन्होंने 1921 में क्या किया था, स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो यहाँ तक आज हम अपनी क्लास को कंप्लीट कर रहे हैं, और इसके बाद हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन योजना। और मैं आपको बताते चलूं कि मॉडर्न हिस्ट्री की अगले 3 लेक्चर और आएंगे केवल, जिसके बाद हमारे 13 लेक्चर में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। और इसी तरीके से हम अलग शॉर्ट नोट जो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसकी भी क्लासेस हम लोग जल्दी से शुरू करने वाले हैं। अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी चल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना चैनल को। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आप करके वहां से पेमेंट इंक्वायरी और बिजनेस यानी कि पीडीएफ इंक्वायरी आप ले सकते हो। और एक वीडियो जरूर देख लेना, जो वीडियो के नीचे लगाई गई लिंक 55+
जो प्रश्न सीधे आए थे आरओ आरओ में, ताकि इस शॉर्ट नोट्स की प्रमाणिकता आपके सामने सिद्ध हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।